हेलो नमस्कार। अमरेंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश, तो हम लोग सीधे चलते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम कांग्रेस की स्थापना वगैरह वगैरह कई चीज़ पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की इतिहास। जिस इतिहास काल में हम ये बता रहे थे कि कांग्रेस के इतिहास काल में 3 काल होते हैं, उदारवादी, उग्रवादी और फिर गांधी युग। उदारवादी जिसमें कुछ ऐसे नेता थे जैसे फिरोज शाह मेहता थे, ऐसे बहुत सारे नेता वगैरह थे जिनका यह था कि अंग्रेज़ों से ज्ञापन दे करके प्यार से, उसमें कई चीज़ बताया गया था कि प्रार्थना पत्र दे करके प्यार से इस तरीके से अपनी मांगों को मनाया जाएगा। लेकिन अभी आगे हम बताएंगे कि 1885 से लेकर के 1905 तक, इस लगभग 20 वर्ष का जो काल रहा, इस काल में कांग्रेस के अंदर जितने भी राजनेता थे, इन्होंने अपनी मांग को, भारतीय जनता की मांग को उठाए और अंग्रेज़ों से मांग किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था 1892 का सुधार अधिनियम। लेकिन इसमें तमाम निर्वाचन से संबंधित, ध्यान रहे, निर्वाचन से संबंधित तमाम त्रुटियां थी और जो भी मांग की जा रही थी वो सही तरीके से मांग नहीं हो पाई थी भारतीय जनता के अनुरूप, भारतीय जनता के इच्छा के अनुरूप। तो इसी ग्रुप में, इसी संगठन में कुछ ऐसे नवयुवक राजनेता आए, व्यक्ति आए, जो अपने दिमाग से, अपने मनोवृत्ति से उग्र थे, जो क्रांति करना, इस तरह पे विचार रखते थे, इनका स्वभाव था। इन लोगों की आलोचना करते थे कि आप लोग जैसे गिड़गिड़ा करके, प्रार्थना पत्र दे करके जो मांग कर रहे हैं, ये एक भिक्षावृत्ति है, भिक्षा मांगने नहीं आए हैं। तो हमको ये सब चीज़ मनवाने के लिए, मांग करने के लिए हमको उग्र होना पड़ेगा, इसलिए ये लोग उग्रवादी कहलाए। इस बीच में जो भी त्रुटियां थी, इस बीच में ऐसा स्थिति आया कि 1905 तक जाते जाते कांग्रेस 2 गुट बन गया और 1905 के बाद कांग्रेस का 7 आस में विभाजन हो गया और विभाजन होते से उदारवादी, उग्रवादी या गरम दल, नरम दल, इस तरीके से कहलाए। ध्यान रहे, अब तक जो उदारवादी जो पद्धति, उदारवादी विचारधारा के जो राजनेता थे, उनका ये मांग था कि भारतीय कानून में या फिर कांग्रेस के भारतीय कानून में अंग्रेज़ों द्वारा जो भारतीय में जो कानून की व्यवस्था किया जाए, इसमें सुधार, ये इन लोगों का मेन उद्देश्य था। सुधार मांग करना, यानी कि कानूनों में, शासन प्रशासन के अंदर जो भी कानून बना है शासन प्रशासन के लिए, इनके अंदर सुधार करना। लेकिन जब ये आए, उग्रवादी आए, तो उग्रवादियों का ये था कि ये चीज़ नहीं, सुधार नहीं करना है, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो ऐसे समझें, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और इसकी प्राप्ति के लिए ऐसे लिखा है, प्राप्ति के लिए जो आंदोलन उत्पन्न किए, जिस तरीके से आंदोलन उत्पन्न किए, इसे ही हम उग्रवादी, राष्ट्रीय उग्रवादी या फिर उग्रयता के नाम से जानते हैं। उग्र राष्ट्रीयता या फिर एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, उग्रवादी राष्ट्रवाद।
इसमें थे कई लोग का नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ऐसे कई लोग का नाम आता है। यहाँ पे हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इन उग्रवादियों के विरुद्ध में आकर के जिस उग्रवादी संगठन या फिर उग्रवादी राष्ट्रवाद की, जो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव चेतना, इसे हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो ये क्यों आया है, इसके ये राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद क्यों आया है, इसके हम कई कारण यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में अंदर हम कई चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये देखें कि उग्रवादी राष्ट्रवाद ये क्यों आया। इसके पीछे यही है कि सीधे सीधे समझेंगे कि इसके पहले जो पहले नंबर में हम उदारवादी पढ़ाए थे, उदारवादी ये जो थी, ये अपनी मांगों को, ये लोग जिस तरीके से कानूनों में, इनका ये काम था कानून में सुधार, ये चीज़ कहते थे इससे नहीं कुछ होने वाला है। और ये कानून के लिए सुधार की मांग जैसे करते थे, ये एक तरीके से ज्ञापन देते थे, प्रार्थना पत्र देते थे। इनको अंग्रेज़ों के सरकार में इतनी विश्वास थी, ये कहते थे बहुत अच्छे हैं ये लोग, इतनी विश्वास थी कि ये लोग एक तरीके से आस लगाए थे कि हम जिस तरीके से कानून की मांग कर रहे हैं, एक न एक दिन अंग्रेज वाले हमें देंगे। और ये कहते थे कि नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी देंगे, हमको उग्र होना पड़ेगा, क्रांति करना पड़ेगा। अब क्रांति करेंगे तो हम कानून में सुधार नहीं, बल्कि हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहेंगे, हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। यहाँ पे हम एक एक पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि ये कौन से कारण है जिसकी वजह से उग्र राष्ट्रवाद आया था। अपर्याप्तता। जब कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना होने के लगभग 7 वर्ष बाद 1892 का सुधार कानून आया। और ये कानून इस तरीके से आया कि ये पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं था। इसमें जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, इतना घुमा फिरा के कहा गया था कि जिसमें भारतीय जनता की इच्छा के अनुरूप नहीं था। प्लस जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बिल्कुल कम रखी गई थी, या फिर नहीं रखी गई थी, या फिर बिल्कुल कम रखी गई थी, जिसके वजह से भारत की कांग्रेस जो संगठन है, इसमें ऐसे उग्रवादी विचारधाराओं वाले लोग जन्म लिए या फिर उत्पन्न हुए जो कहे कि नहीं, हमें ये कानून पसंद नहीं है, अब हम कानून की सुधार नहीं बल्कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। दूसरे नंबर पर था धार्मिक पुनरुत्थान एवं पुनर्जागरण, ये था। ऐसे देखा देखिए, जो उदारवादी लोग थे, ये पाश्चात्य शिक्षा के प्रेमी थे, पाश्चात्य शिक्षा लिए थे। और जो उग्रवादी थे, ये भारतीय शिक्षा पे भारतीय शिक्षा पद्धति को मानते थे। ये अंग्रेजी शिक्षा, विदेशियों की शिक्षा ग्रहण करके आए थे
और ये उदारवादी कहलाए थे और उग्रवादी थे जो भारतीय परंपरा, भारतीय शिक्षा में विश्वास रखते थे। इसलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय धर्म को मानते थे। और इन भारतीय धर्म के अपनाने के कारण कि अगर दूसरे देश के लोग, ये अंग्रेज वाले आकर के हमारे यहाँ अपनी शिक्षा पद्धति फैला रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की जो धार्मिक विश्वास, ये नष्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से चाहते थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए उग्रवादी राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है। 1892 में हमारे यहाँ के विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के शिकागो में भाषण दिए थे, जिसकी वजह से हमारी भारतीय संस्कृति का और उत्थान हुआ। और उसके वजह से इन लोगों को सीख मिली। उग्रवादी जो थे, इसको बोला जाता था लाल बाल पाल, ये मुख्य नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म से इतने प्रभावित थे कि चाहते थे कि हमारे यहाँ पाश्चात्य शिक्षा न आए। और इसलिए हमारे यहाँ पाश्चात्य शिक्षा, यानी कि जो उदारवादी चाहते थे कि ये पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के यहाँ पे प्रसार हो, जिसके रुष्ट होकर के ये उग्र हो गए। प्राकृतिक प्रकोप, देखिए इसमें कि लगभग 1876 से लेकर के 1900 तक, इस बीच में लगभग 25 वर्षों में लगभग 7 बार अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। हमारे यहाँ भूखमरी आ गई थी। अकाल इतनी थी कि लोगों को रोजगार तक ही नहीं, खाने के लिए नहीं मिलता था। और इसी बीच हमारे यहाँ जो अंग्रेज के जो शासक हुआ करते थे, अंग्रेज के जो मंत्री हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे, वो हमारे यहाँ आकर के हमारे यहाँ के आर्थिक चीज़ों को दोहन करते थे, और प्लस हमारे यहाँ कोई भी अर्थव्यवस्था संबंधी सुधार नहीं करते थे। इसी बीच में रानी जो विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया के लिए इनके जो दरबार लगता था, दरबार में अपार धन की खर्च की गई। यानी कि हमारे अंग्रेज इनको यह नहीं दिखाई दे रहा था कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में अनेक सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, किसी को खाने को नहीं है, और वो लोग दिल्ली दरबार लगा रहे हैं, रानी विक्टोरिया का भव्य स्वागत में अनेकों कई करोड़ों खर्च कर रहे हैं। तो मतलब धन की बर्बादी थी, जिसकी वजह से प्राकृतिक प्रकोप यानी कि सूखा, बाढ़, अकाल तो पड़ ही रहा था, ऊपर से ये लोग ध्यान नहीं देते थे। असंतोष, आर्थिक असंतोष में क्या था कि उसी समय, इसी बीच में क्या हुआ था कि आयात पर, जो आयात होता है, इस पे जो कर था, ये कर को समाप्त कर दिया गया। और कर को समाप्त करने के कारण हमारे यहाँ की जो भारतीय वस्तुएं क्या हो गई, महंगा हो गया, और जो विदेशी वस्तुएं थी वो सस्ते दामों पे यहाँ पे बिकने लगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ आर्थिक असंतोष, हमारे यहाँ व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता था। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में अनेकों लोग पढ़ते थे, उच्च शिक्षा डिग्री हासिल की, अनेक शिक्षा ग्रहण के लिए उनको उनके अनुरूप कोई भी रोजगार नहीं मिला। देखिए यहाँ पे अंग्रेजों का अहंकारयुक्त व्यवहार, इसका मतलब ये हुआ कि जो अंग्रेज थे ये भारतीय लोगों से बहुत अहंकार रूप से व्यवहार करते, इनका व्यवहार ठीक नहीं था, जगह जगह मारपीट करना। अब क्या होता था कि जितने अंग्रेज अधिकारी थे, ये अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, किसी भी भारतीयों को जब पीट देते थे, ढंग से कहीं हत्या कर देना, पीट देना, कुछ कर देना, तो उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। अगर कार्रवाई भी होती थी तो नाम मात्र दंड दे करके उन्हें छोड़ दिया जाता था। ऐसे ही लाहौर में
एक पत्रिका का संपादन किया गया, द सिविल मिलिट्री। इसमें क्या होता था कि भारतीयों को भर भर के अपशब्द का यूज किया जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए अनेक तरह से खराब वर्ड, खराब शब्द, घिनौना शब्द का यूज किया जाता था। एक तरीके से उसमें एक तरीके से भारतीय लोगों को गाली के तरीके से संबोधित किया जाता था और उसके लिए प्रचार भी किया जाता था उस पत्रिका का। तो एक तरीके से ये हुआ ना कि अंग्रेजों का अहंकारयुक्त जो व्यवहार था, इस व्यवहार की वजह से हर एक युवा के अंदर उग्रवाद की भावनाएं उत्पन्न हो गई। अब अगला है विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। विदेशों में अब देखिए, जो 1903 के आसपास में जो दक्षिण अफ्रीका में जितने भारतीय थे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। हमारे भारत देश के अंदर भी सारे भारतीयों को एक तरीके पशु के समान मानते थे। ये था कि वो मनुष्य ही नहीं है, एक मनुष्य की तरीके से दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका ही नहीं, अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देशों में जितने भारतीय रहते थे उनके साथ अनेकों प्रकार के प्रताड़ना, व्यवहार किया जाता था। फिर भारत के अंदर भी अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के प्रति जो व्यवहार था, ऐसा लगता था कि पशुता का, यानी कि पशु के समान व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो युवा थे उनके अंदर उग्र की भावनाएं पश्चिम में अनेक क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। देखिए, हमारे देश के लोग विदेशों में रहते थे, तो वहाँ पे जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति हुई, जर्मनी में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई। तो इन पाश्चात्य देशों में जितनी क्रांतियाँ हुई, इन क्रांतियों को देखा गया। फिर ये देखा गया कि इस तरीके से प्रचलन चलता था कि जो पश्चिम के देश हैं, उपनिवेश देश हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन अभी बताएंगे कि जो अबिसिनिया एक देश है, अफ्रीका के छोटा सा देश अबिसिनिया, जो उस समय 1800 कुछ में, वो 70 के आसपास में उन्होंने इटली को हरा दिया। तो इन सब छोटे छोटे जो क्रांतियाँ थी, उन्होंने हमारे देश के लोग देखे कि इतनी सारी क्रांतियाँ हो रही हैं, कहीं न कहीं ये लोग सुधार करने के लिए, बल्कि ये स्वतंत्र होने के लिए, कुछ नया चीज़, एक लोकतांत्रिक के लिए क्रांतियाँ हो रही हैं, जो कहीं न कहीं सफल हो गया। और अफ्रीका का एक छोटा सा देश अबिसिनिया, जो एक बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र इटली पे आक्रमण किया। फिर एक विदेशों में एक चीज़ और देखा गया कि इतना बड़ा देश रसिया के ऊपर जापान, एक छोटा सा देश, उन्होंने आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लिया। तो हमारे देश के लोग ये देखे कि हमारी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, हम तो बहुत बड़े देश हैं, हम भी क्रांति करेंगे, तो हम भी स्वतंत्रता की अगर क्रांति करें तो कहीं न कहीं हमको भी पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग आ जाएगी। तो इसलिए हमारे देश के युवाओं के अंदर उग्रवाद या फिर उग्रवादी राष्ट्रवाद की भावनाएं या चेतना उत्पन्न होने लगी। विशेष परिवर्तन वही चीज़ है अभी हम जो बताएंगे। भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन हम बताएं। बाहर एक छोटा सा देश जापान रसिया पे आक्रमण कर दिया। अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं, जैसे पर्सिया है, चीन है, टर्की है, आयरलैंड है। इसके अंदर भी कहीं न कहीं किसी देश के गुलाम हुआ करते थे, इन लोगों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन कहीं न कहीं इनके अंदर आंदोलन हुआ और आंदोलन कहीं न कहीं सफल हुआ। तो भारत के बाहर कुछ ऐसे चीज़ों में विशेष परिवर्तन देखे गए, और इन परिवर्तनों को देख करके हमारे देश के जो युवा थे, जो ऐसे युवा थे इन लोगों के जैसे, तो ऐसे युवा थे जिनके अंदर उग्र की भावनाएं उत्पन्न हुई। लाल बाल पाल का नेतृत्व। लाल
बाल पाल का नेतृत्व। देखिए ये जो हमारे हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ऐसे नेता हैं जो उग्रवादी आंदोलन या फिर उग्र राष्ट्रवाद के नेतृत्व का काम किए। और ऐसे उग्रवादी जो हमेशा अपने ही संगठन के अंदर जो ऐसे विचारधारा वाले हैं, जो उदार प्रवृत्ति के लोग हैं, इनसे घृणा करते थे और इनसे हट करके कांग्रेस के दल के ही अंदर, कांग्रेस संगठन के अंदर एक अलग संगठन बना लिए जो उग्रवादी संगठन या फिर उग्रवादी राष्ट्रवाद की भावनाएं आए और ये सारे उग्रवादी लोगों का नेतृत्व का काम करने लगे। और ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले, यानी कि हमेशा कहीं न कहीं क्रांति करना, तो क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले ऐसे लोगों का नेतृत्व जब मिला तो भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद की भावनाएं अनेकों लोगों में पाई गई। ये धीरे धीरे पूरे भारत में उग्र की भावनाएं, आंदोलन की भावनाएं, जगह जगह क्रांति करना इस तरीके से होने लगे। कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, ये देखिए सबसे खतरनाक ये व्यक्ति, यही व्यक्ति है जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। और इसकी प्रतिक्रियावादी का मतलब ये है कि लॉर्ड कर्जन एक तरीके से शोषण जैसे शासन करता था। अब देखिए ये है कि जितने सरकारी संगठन हैं, सरकारी संगठन या फिर कोई कॉरपोरेशन है, इसमें कोई भी सरकारी संगठन में भारतीय लोगों की संख्या कम कर दी गई। जितने भी कॉरपोरेशन है, जैसे कलकत्ता कॉरपोरेशन होता है, कलकत्ता कॉरपोरेशन, इसमें भी क्या किया, भारतीय लोगों की संख्या में कमी कर दी। विश्वविद्यालय अधिनियम हुआ, विश्वविद्यालय जो संगठन था इसमें जो था, इसमें भी भारतीय लोगों की संख्याओं में कमी करते गया। और आगे हम पढ़ाएंगे कि बंगाल का विभाजन में, कि बंगाल का विभाजन एक फूट डालो और राजनीति करो की नीति यही लॉर्ड कर्जन ने ही स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे बंगाल का विभाजन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और ये जो उग्रवादी लोग हैं, ये उग्र जो आंदोलन करते थे, इस आंदोलन में कौन सा साधन अपनाते थे, साधन के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि बंगाल में जो विभाजन हुआ, जिसे बंग आंदोलन, बंग भंग कहा जाता था, बंग भंग आंदोलन, उसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, और फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग लखनऊ अधिवेशन में फिर यही उग्रवादी और वो सब में समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम की स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन ये लखनऊ अधिवेशन तक जाते जाते ये दोनों कांग्रेस और मुस्लिम में दोनों वैमनस्य की यानी कि मतभेद जो पाया जाता है वो धीरे धीरे कैसे एक हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।